हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 8 का चैप्टर 3 को देखेंगे। चैप्टर 3 को देखेंगे जो इतिहास का हिस्ट्री का टॉपिक है, जो सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना क्या था, उसके बारे में देखेंगे। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, देख सकते हैं आप लोग चित्र के थ्रू देखते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र के इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ा घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग और आर्थिक मामले की मुख्य शासन बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी की व्यवस्थित का रास्ता ढूंढना है। उसके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जताई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। कुछ इंपोर्टेंट देखेंगे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। उन्हें नियंत्रित यानी कंट्रोल करना तो जरूरी था ही, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस पर देखते हैं। हम देखेंगे इसके बारे में। जो विकास के लिए किसी भी मानसिक फसलों की खेती, ये सब देखते हैं। कंपनी की आमदनी क्या थी, रिसोर्सेस क्या थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 से कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। इस चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसता जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट की दिशा में बढ़ रही थी। देख सकते हैं बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक हाट, जो ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने, जरूरतें और खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र का शासन रही थी। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 1770 में, काफी इंपॉर्टेंट है। नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग एक तिहाई समझ सकते हैं, 1/3 यानी 33.5% आबादी समाप्त हो गई थी। खेती के सुधार की जरूरत, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या करनी। अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेतों में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल को 2 दशकों तक, यानी 2 दशक हुआ 20 साल। आखिरकार कंपनी ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त किसने? कार्नवालिस ने लाया था। 1793 में लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी की राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसे इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली ही नहीं था, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पाद से ज्यादा फायदे में रहेंगे। चित्र में देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, जिस समय अस्थायी बंदोबस्त कब 1793 में लाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। काफी इंपॉर्टेंट है। समस्या क्या थी?
मगर अस्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने बताया कि अभी भी जमींदार जमीन के सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। देखिए कितना कठोर था। बहुत ही सारी जमींदारियों को कंपनी बकाया नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ती और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी कंपनी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का क्या देखते हैं। बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का गठन क्या था। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयां की थी। कौन की थी? कोलब्रुक ने 1860 में क्या बयां किया, देखते हैं। बटाई की भारी शर्तें और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते। न ही उन्हें अपनी हालात सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। एक्टिविटी है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों की जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार प्रवाह नहीं था। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन बेदखल कर दिया जाता था। महल का ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल का राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। गांव या गांव की समूह काफी इंपोर्टेंट है। एक नई व्यवस्था को देखेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को यह बात यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है, नेसेसरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो को देखिए 1819 से 26 तक। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी उत्तर पश्चिम पंजाब, जम्मू कश्मीर और इधर गुजरात, ये सब देख सकते हैं। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। किसने? हॉल्ट मैकेंजी, जिसे 1822 में लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया। कौन? कलेक्टरों ने जमीन की जांच की, खेतों को माप और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह को महल कहते हैं के से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व का स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त कहा गया। कब? 1822 में। कौन? तो मैकेंजी, देख सकते हैं, मद्रास का गवर्नर उस टाइम। मुनरो व्यवस्था क्या था? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, धीरे धीरे फैलने लगा। देख सकते हैं वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेयतवार या रेयती का नाम दिया गया। कहा? तो दक्षिण भारत की तरफ। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यहाँ तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी किसानों का मतलब रैयतों से बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व, ग्रामीण क्षेत्र का शासन, आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था, देख सकते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं देखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया।
टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे, जो देने वाले थे कर्जदार वो भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। जब आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख सकते हैं, देखेंगे हम लोग यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। बंगाल में पटसन कहा तो बंगाल, वेस्ट बंगाल में, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, मोटे अनाज, महाराष्ट्र पंजाब में कपास सबसे ज्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में कपास काली मिट्टी में होती है। उसके बाद गुजरात, मद्रास में चावल। यह कैसे किया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलें की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह को देखते हैं, फसल क्या क्या तरीका था, देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या रंग लाई इतिहास में, देख सकते हैं। सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है, देख सकते हैं। यह तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया कलमकारी छापे दिखाई दे रही हैं। कलमकारी देखते हैं, छापे दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापे में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का है। देखते हैं मॉरिस कॉटन छपाई जो नील की तरह होती है, इस्तेमाल किया गया। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम से एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापे में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नीले के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। देखेंगे भारतीय नील की मांग क्यों पड़ी भारतीयों को। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादन कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादन को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोट नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला। वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दी। बगान, एक विशाल खेत जिस पर बगान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफी अभी वर्तमान में कर्नाटक, गन्ना हो गया उत्तर प्रदेश वर्तमान में, तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, चाय असम और कपास की बात करें तो महाराष्ट्र वर्तमान में भी बगानों का जिक्र किया जाता था। इन सब मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादनों में नील के आयात पर लगी पाबंदी ने ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे जगहों में नील के बागान सामने आ गए थे। तब तक 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन के औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया। ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण के युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुई। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिला, देखते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से बंगाल में नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील किसान दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95%
हो चुका था। देख सकते हैं जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। चित्र में देख सकते हैं सेंट डोमिंग्यू ने गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 ईस्वी में, जनवरी में इसको डोल्स्की का चित्र देख सकते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू ने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 ईस्वी में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 ईस्वी में फ्रांस में अपनी उपनिवेशों के दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई, रुक गई। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे, यानी लीज पे, और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज की खेती क्या है? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, वहां छोटे मोटे खेत और उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल जाती? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिए। इससे टकराव और तनाव पैदा हुआ, दोनों के बीच मतभेद होने लगा। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की यानी माइग्रेट की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती थी, अपने मालिक के लिए काम करना होता था, वही गुलाम होते थे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्याएं थी। उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेत में व्यस्त रहते थे। बीघा क्या, जमीन के एक माप ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दी थी। बंगाल में 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रेयतों की जमीन पर नील की खेती। रेयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेयतों के साथ अनुबंध यानी सट्टा जिसको कहते हैं, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वह चक्र दोबारा देख सकते हैं आप लोग चित्र के थ्रू। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। देख सकते हैं खेतों में से फैक्ट्री लाए जा रहे नील के पौधे का गट्ठर को देखते हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था देख सकते हैं। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिप्सन का चित्र 1863 का है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित बैठक जिसको होट में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी और प्रत्येक होट का अलग अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों से को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले
उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियां को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और होद्र में छान लिया जाता था। दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। दूसरे होद जिसे बीटर बात कहते हैं, में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंड ढाला जाता था। यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाढ़ नील की लुडगी को दूसरे कुंड यानी निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। देख सकते हैं आप नील के पौधे का होद और औरतें ही ठोकर लाती थी। होद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। इतनी कष्ट। वाट क्या है? एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र है। बिक्री के लिए नील तैयार है। देखिए यहाँ पर आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुटकी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग फिगर के थ्रू। शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी से ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्या और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। देख सकते हैं। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। जितनी भी मिट्टी की जो पोषण है सब खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। कब? 1859। जिससे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने में भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियां पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता, जिसको एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वह नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। देख सकते हैं नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बगावत की ताकत कहां से मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता है। देखेंगे हम लोग नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देती थी। इनमें से एक गीत इस प्रकार है, उसको देखते हैं हम लोग। मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी है। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार है। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वो बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। देख सकते, काफी इंपोर्टेंट। 1859 में नील रैयतों का लगा कि बगान मालिक के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सका। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगान के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। लेकिन 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया।
किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। सब में भ्रम फैल गया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील झीलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना दिया गया। इस आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करे, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस तरह बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। किस पे? तो बिहार। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम आर्टिफिशियल रंगों का निर्माण होने लगा था। उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर वे उत्पादन फैलाने का में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, कब? तो 9 जनवरी। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए। उसी की याद में जो है ना भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अफ्रीका से लौटे बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों के कौन? राजकुमार शुक्ल किसान थे। कब? 1916 ईस्वी में उसको जो है ना लखनऊ इलाहाबाद में नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। पहला आंदोलन महात्मा गांधी का था चंपारण आंदोलन, बिहार के चंपारण। देखिए, भीख मांग लूंगी परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1807 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह के शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला क्या कहते हैं? मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? फिर जवाब में मिलता है हाजी मुल्ला की तरफ से, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कौन? हाजी मुल्ला का कहावत था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया। इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहे हैं। दाएं से दूसरा देखते हैं, दाएं से दूसरा मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। अगले हिस्सों में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहे हैं। देखते हैं, सारे गुलामों पर ये नजर रख रहे हैं। क्या है? कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित बागानों में नील का उत्पादन। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो इस टॉपिक का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रैयत क्या है? रैयत जो है, रैयत एक किसान था। महाल क्या है? तो महाल की बात करें तो ग्रामीण एक समूह था। महाल एक ग्रामीण समूह। नीच क्या है? नीच जो होते थे बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती करने के। रैयतों की जमीन पर खेती। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक स्थान को। यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को जो है नील के क्या होगा? नील के पौधों से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दी है। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग गैस के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण बढ़ने लगी? औद्योगिकीकरण के कारण। देखेंगे, गैस की खोज में नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी? कृत्रिम आर्टिफिशियल नील की खोज पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन गैस के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। पहला आंदोलन महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण में।
अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 में कौन कॉर्नवालिस ने लाए थे। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 2 को देखा हिस्ट्री क्लास 8 का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।